को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। पिछली कक्षाओं में यानी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट, इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर के इतिहास को ही पढ़ लिया है ना। मैंने बताया है पिछली कक्षा में कि कैसे हमारे सामने पहले जो है कंप्यूटर के कंसेप्ट थोड़ी कुछ कंसेप्ट सामने आए, जैसे लूम वगैरह आए जेकार्ड सर के, ठीक है। जनगणना करने के लिए यंत्र बनाए गए, कैलकुलेटिव मशीन बनाई गए। इस प्रकार से कई सारी मशीन इतिहास में बनाई गई और उन मशीनों के कंसेप्ट को यूज करते हुए लास्ट में हमने पढ़ा था कि फाइनली एक कंप्यूटर बना लिया गया ENIAC नाम का, ठीक है। और ENIAC नाम का कंप्यूटर जो है वो हमारे सामने पेश हुआ। अब देखिए, कंप्यूटर तो हमारे सामने आके बन गया, ठीक है। अब उस कंप्यूटर में जब कंप्यूटर पहली बार बना था, जैसे ENIAC हो गया हमारा कंप्यूटर, तो उस टाइम पर जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जैसे आज वर्तमान में हम CPU की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम का जो CPU होता है वो कुछ और होता था। जैसे वैक्यूम ट्यूब होता था, फिर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कुछ दूसरा बनाया गया, है ना। और फिर IC चिप का यूज किया गया और फिर आगे का चल के आज वर्तमान में हम माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज करते हैं। तो कैसे वैक्यूम ट्यूब से लेकर के हम यहाँ इंटेल प्रोसेसर या किसी भी एक प्रोसेसर की अपन बात कर ले, माइक्रो प्रोसेसर जो भी है, तो कैसे हम वैक्यूम ट्यूब से लेकर के प्रोसेसर तक का सफ़र पूरा किए हैं। एक बड़े साइज के कंप्यूटर जो कि पहले एक बिल्डिंग के साइज के बराबर था, आज हम कंप्यूटर को एक डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं, अपनी हथेली के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई। तो कैसे उस वैक्यूम ट्यूब से हम माइक्रो प्रोसेसर चिप की ओर पहुँचे हैं, इन सभी की चर्चा हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कंप्यूटर को जो जनरेशन है ये किस आधार पर बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर का जनरेशन है, कंप्यूटर में यूज होने वाले प्रोसेसिंग डिवाइस को आधार मान के कंप्यूटर को जनरेशन बनाया गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन, ठीक है, यानी कितने जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, उस पीढ़ी को हमने 5 पीढ़ी में, कंप्यूटर की पीढ़ी को हमने 5 प्रकार से डिवाइड किया है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी को हम कितने पीढ़ी में डिवाइड किए हैं, 5 पीढ़ियों में। कितने पीढ़ियों में? 5 पीढ़ियों में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं एक एक करके सभी पीढ़ियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा प्रथम पीढ़ी जो आपको फर्स्ट, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। जो पीढ़ी जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी, जैसे ही फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी है, ठीक है, ऐसे ही आएगी। तो जो पहली जनरेशन की कंप्यूटर थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ठीक है। जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में VLSIC और फोर्थ जनरेशन में ULSIC, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी प्रोसेसर पर विकास होता गया, प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ती गई, प्रोसेसर की साइज छोटी होती गई, और जब प्रोसेसर की साइज छोटी होती गई तो कंप्यूटर की भी साइज वहाँ पर छोटी होती गई। इन सभी की डिटेल चर्चा हम करेंगे। देखिए तो हमने यहाँ पर बताया कि जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो कितने हैं? 5 जनरेशन, ठीक है। कितने जनरेशन हैं यहाँ पर? 5। कौन कौन से? प्रथम जनरेशन यानी फर्स्ट पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे सामने कंप्यूटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे। अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो उसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था, ठीक है, कब से कब तक के बने कंप्यूटर को हम फर्स्ट जनरेशन की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1956 तक का, ठीक है। 1946 से 1956 तक के जितने भी कंप्यूटर बने, ठीक है, ये किस जनरेशन के अंतर्गत आए हैं? फर्स्ट जनरेशन। क्यों आए हैं? क्योंकि इस टाइम के जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब मतलब
बहुत बड़े बड़े वैक्यूम मतलब बहुत बड़े बड़े पाइप हुआ करते थे, ट्यूब हुआ करते थे, जिससे हवा निकाल ली जाती थी। हवा निकाल के उसको निर्वात कर लिया जाता है, और जब निर्वात कर लिया जाता है मतलब वैक्यूम। अब आप बोलेंगे कि सर उसको निर्वात क्यों किया गया, वैक्यूम क्यों किया गया? तो वैक्यूम करने के बाद उसमें विद्युत संवहित की जाती थी। ठीक है, कौन सी क्या संवहित की जाती थी? विद्युत, इलेक्ट्रिक। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की जाती थी, और उसके आधार पर वो कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता था। ठीक है, समझ गए? तो मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी कौन सी होगी फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। साइज कंप्यूटर की बहुत बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, जैसे हमने बात की अगर ENIAC की, तो उसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। एक बिल्डिंग के बराबर की साइज होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, सेकंड स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे कि पंच कार्ड पर आधारित। अब पंच कार्ड का कंसेप्ट हमने पढ़ चुका है इतिहास में। पंच कार्ड का उपयोग करके यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया गया था पंच कार्ड। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज किया जाता था? तो क्या यूज करते थे अपन? मैग्नेटिक ड्रम। एक ड्रम होता था मैग्नेटिक टाइप का। ठीक है, और देखिएगा कि होते कैसे थे? बहुत ही नाजुक होते थे, कम विश्वसनीय होते थे। क्योंकि देखिए कैसे कम विश्वसनीय होते थे, कैसे नाजुक होते थे। पांचवें और छठवें चौथे और पांचवें को हम एक साथ में समझते हैं। समझिएगा कि बड़े बड़े पाइप हैं। ठीक है, एक बड़े बड़े कुछ पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन पाइप से क्या निकाल लिया गया है? हवा। इसको कर लिया गया है वैक्यूम। अब इसमें संवहित की जाती है, इसमें प्रवाहित की जाती है इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक के माध्यम जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? जो जो हमारा पाइप होगा वो तो गर्म होगा। गर्म होता था, इसलिए इस गर्मी से बचने, गर्म होता था तो पहले तो समझिएगा फट जाते थे। जब फट जाते हैं तो हमारा प्रोसेसिंग खराब। तो जब फट जाता है, प्रोसेसिंग खराब हो जाता है, इसका मतलब कम विश्वसनीय हो गया और बहुत ही नाजुक। तो इस असुविधा से बचने के लिए उसमें बहुत सारे एयर कंडीशनर यानी AC, कूलर, फैन ये सब लगाए जाते थे। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। छठवें नंबर है क्या है कि प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है समझिएगा बात, प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली और मशीनरी दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी दोनों भाषा का यहाँ केवल नाम समझ लीजिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए मशीनरी और असेंबली भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, ये मशीनी और असेंबली भाषा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई स्पेसिफिकेशन की बात, एट्रीब्यूट की बात कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते थे। ठीक है, कौन कौन से जो है उसके विशेषताएं थी। अब आगे बात करते हैं, आगे हमको क्या बात करना है कंप्यूटर से संबंधित फर्स्ट जनरेशन के, कि इसमें इस जनरेशन में कुछ विशेष कंप्यूटर बने, कुछ कंप्यूटर बनाए गए। इन कंप्यूटर के बारे में आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर, कुछ स्पेशल कंप्यूटर हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में बने थे। देखिए सबसे पहला कंप्यूटर आपका ENIAC, मैंने बताया था ये हम इतिहास में ही पढ़ चुके हैं। जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे थे तब हम वहाँ पर भी पढ़े हैं कि जो पहला कंप्यूटर आपका बना वो कौन सा था? ENIAC नाम का कंप्यूटर था। ठीक है, तो जो ENIAC नाम का कंप्यूटर था, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो ENIAC के फुल फॉर्म संबंधित कई बार प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1946 में JP एकर्ट और JW मुचली साहब ने बनाया था। ठीक है, इतिहास में हमने पढ़ा था। इसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया था। यह 5000 जोड़ या 3000 गुणा की क्रिया 1 सेकंड में पूर्ण कर सकता है, यानी 1 सेकंड में 5000 जोड़ कर सकता था और 350 गुणा कर सकता था। ठीक है, और क्या स्पेसिफिकेशन है? इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। ठीक है, 10,000 कैपेसिटर एवं 60,000 स्विचों का प्रयोग किया गया था। यह 2 कार गैराज जितनी जगह घेरता था। उसमें 1,150 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इसका वजन 27 टन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये समझ लीजिएगा। इसमें इसे पानी से ठंडा करने की आवश्यकता थी। इसमें कोई मेमोरी सिस्टम नहीं था। अभी समझिएगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम। तो फर्स्ट जनरेशन में केवल ENIAC तो नहीं बना होगा, 10 साल का समय था तो और बहुत सारे बने थे।
तो कुछ में अगर प्रयोग हुआ तो मैग्नेटिक ड्रम का, नहीं प्रयोग हुआ मेमोरी तो नहीं हुआ। जैसे ENIAC में मेमोरी की सिस्टम नहीं था, ठीक है, ENIAC में मेमोरी सिस्टम नहीं था। समझ गए यहाँ तक बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला कंप्यूटर EDSAC, ठीक है, EDSAC। इसके फुल फॉर्म की बात कर, देखिए यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन कंप्यूटरों के फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो EDSAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। EDSAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और MV विकेस द्वारा, ठीक है, MV विकेस द्वारा 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसे बनाया गया था। कहाँ पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है, नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सी है, EDVAC, ठीक है, EDVAC ये कंप्यूटर है। इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यह 1950 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, जहाँ पर ENIAC बना था वहीं पर ये भी बना था, ठीक है, जहाँ पर ENIAC बना वहीं पर ये भी कंप्यूटर बना। अब इसकी बात और क्या कर लेते हैं, इसमें ये 1950 से बना, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके फुल फॉर्म को बस याद रखिएगा, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अगला कंप्यूटर है लियो, इसका फुल फॉर्म है लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे 1951 में MV विकेस ने ही बनाया था, ठीक है। देखिए MV विकेस ने एक और कंप्यूटर बनाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था EDSAC, ये 1949 में बना, ठीक है। फिर 1950 में EDVAC बना, 1951 में लियो बना। और ध्यान रखिएगा यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। व्यावसायिक कंप्यूटर मतलब बिजनेस के रूप में इसका उपयोग किया गया, ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए इसका उपयोग किया गया। किसका, तो हम क्या बात कर रहे हैं, लियो की। फिर यूनिवैक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर। इसे एकर्ट और मुचली ने बनाया था, वही साहब हैं जिन्होंने ENIAC को बनाया था, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पूछता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए इसमें जो जनरेशन अपन पढ़ रहे हैं, जनरेशन में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, कि कब कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस यूज किया जाता था। दूसरा, इस जनरेशन के दौरान कौन कौन से कंप्यूटर बने, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे कंप्यूटर बने होंगे, तो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, सन वगैरह ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन नाम और फुल फॉर्म जरूर आप याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IBM 701 और IBM 650। यह 1953 और 1954 में किस कंपनी ने बनाया गया था, IBM। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ठीक है, द्वारा बनाया गया। देखिए कई बार IBM का फुल फॉर्म अब आपसे पूछा जाता है, तो IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी ऑप्शन में दिया रहेगा, और कभी कभी इसमें कॉरपोरेशन भी जोड़ देता है, ठीक है, हालांकि दोनों साथ में नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर हम बात कर लें IBM 650। यह पहला मॉडर्न, वही है मतलब पहला मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर था जिसे बृहद स्तर पर बनाया गया था, ठीक है, यहाँ से ये बात पता चल गई, और ये स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक फर्स्ट जनरेशन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन का समय है 1956 से 1964 तक, ठीक है। यहाँ पर 1956 से लेकर के 1964 की अगर हम बात करें, कब से 1956 से 1964 की, तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, विद्युत की सप्लाई की जाती थी निर्वात पाइप में, और उस टाइम के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने एक नया आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर में वैक्यूम ट्यूब के बराबर ही, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के बराबर ही कैपेसिटी के सर्किट वहाँ पर लगाए गए, और एक छोटे से ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, एक छोटे से ट्रांजिस्टर पर उसको स्टोर किया गया पूरी कैपेसिटी का, और फिर यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होकर के किस में चला गया, ट्रांजिस्टर पर। यानी अब हम जो सेकेंड जनरेशन होगा वहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर की बात करने वाले हैं, और ट्रांजिस्टर के आधार पर हमारा प्रोसेस होता था। तो सबसे पहले देखिएगा 1948 में जनरेशन का समय हमारा 1956 से 63-64 तक है, ठीक है। लेकिन 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन वार्डीन, वाल्टर स्बर्टेन एवं विलियम शॉकलेट, ठीक है, ने
क्या बनाया था, मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया था। जनरली कई बार आपको ट्रांजिस्टर के आविष्कार में पूछा जाता है किसने बनाया, तो वहाँ पर विलियम शॉकले का नाम दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका नाम दिया जाता है ऑप्शन में, विलियम शॉकले। तो इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया 1948 में, लेकिन उसका ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर में कब से किया गया, 1956 से। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या होने लग गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अब जो है कंप्यूटर की साइज भी क्या हो गई, छोटी। पहले एक बिल्डिंग के बराबर होती थी, अब कंप्यूटर एक कमरे के बराबर आ गई। ठीक है, अब कंप्यूटर एक कमरे के साइज के बराबर हो गई। लेकिन अभी भी कंप्यूटर आम आदमी इसको नहीं खरीद सकता था। ठीक है, कौन खरीदता है, केवल बड़ी संस्थाएं ही इसको खरीदने की क्षमता रख सकती हैं। कौन, जो बड़ी संस्थाएं होती थी वो। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे IBM 1620, IBM 1401 यूनिवैक। ठीक है, और CDC 3600। ये उदाहरण यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, कि इस जनरेशन में कंप्यूटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी, क्या क्या लाभ थे, क्या क्या हानियाँ थी। तो पहली स्पेसिफिकेशन तो क्या थी, कि पहली स्पेसिफिकेशन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटे हो गए। मैंने अभी बताया पहले जनरेशन कंप्यूटर लगभग एक बिल्डिंग के बराबर होते थे, अब ये एक कमरे के बराबर हो गए। ठीक है, किसके बराबर हो गए, एक कमरे के बराबर। उसकी अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय हो गए, किसकी अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन की। लेकिन अभी थर्ड फोर्थ की अपेक्षा नहीं हुए ना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय हो गए। और क्या हो गए, कम ऊर्जा की खपत करने लग गए। पहले जनरेशन कंप्यूटर बहुत ऊर्जा खपत करते थे, उसकी तुलना में ये कम हो गए। गणना के समय मिली सेकेंड में हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। ठीक है, एक स्थान से, अब बोलेंगे सर एक कमरे के बराबर कैसे ले जा सकते थे, खोल के उसको एक स्थान से, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को जहाँ पर बनाते थे वहीं पर रखा रहता था, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। जैसे फर्स्ट में किसका यूज होता था, तो फर्स्ट में यूज होता था असेंबली और मशीनरी का। सेकंड में यहाँ पर बेसिक, फोर्ट्रैन, एल्गोल आदि का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। अब देखिए बात कर लेते हैं संग्रहण डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मेमोरी टेप एवं डिस्क आदि प्रयोग में लिया जाने लग गए सेकेंड जनरेशन में। अब इसकी हानि क्या थी, तो अभी भी इसमें भी वही समस्या थी जो फर्स्ट जनरेशन में थी। क्या, AC वाली। ठीक है, एयर कंडीशनर वाली, यहाँ पर भी अभी समस्या थी। अब इस समस्या से बचने के लिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए। थर्ड जनरेशन में इसको ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया गया, और ट्रांजिस्टर की जगह पर लाया गया IC चिप। ठीक है, ट्रांजिस्टर के जगह पर लाया गया IC चिप, और हम पहुंच चुके हैं अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC चिप का प्रयोग किया गया, और 1964 से 1971 तक का समय, 1964 से लेकर के 1971 तक का समय, ये हम थर्ड जनरेशन में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या रहे स्पेसिफिकेशन, इसकी बात आइए करते हैं। ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे वो साइज कम हो गई, एक रेफ्रिजरेटर के बराबर हो गई। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1964 से हुई। IC चिप को बनाया किसने था, ध्यान रखिएगा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने, और इसके इंजीनियर जैक किल्वी थे। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है IC चिप को किसने बनाया, तो जैक किल्वी कौन थे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर थे। IC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर के सर्किट को एक चिप में समाहित किया गया। जैक किल्वी साहब ने इसको बनाया। अब जब ये बन गया तो IC का यूज करते हुए कुछ कंप्यूटर बने, जैसे ICL, ठीक है, ICL 2930, ICL 1900, यूनिवैक 1108, सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ठीक है, इस तकनीक को IC सर्किट कहते हैं, और IC सर्किट का आविष्कार 1958 में जैक किल्वी ने किया था।
आईसी के आविष्कार का सन भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आईसी के देखिए जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना और जनरेशन, इतिहास और जनरेशन के हर एक छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल को लेकर के कौन कौन से मशीन बने, कौन कौन से कंप्यूटर बने, कौन कौन से प्रोसेसर बने, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। उन्हें किसने बनाया, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। किस सन में बना, ये भी पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। आगे बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो प्रथम एवं द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में आकार छोटे, फर्स्ट एवं सेकंड की तुलना में आकार छोटे, एक रेफ्रिजरेटर की साइज के बराबर हो गए। किसके बराबर? रेफ्रिजरेटर की साइज के बराबर। अब रेफ्रिजरेटर की साइज के बराबर हो गया तो एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया गया। अब हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट मिनी कंप्यूटर का, जब हम कंप्यूटर का टाइप पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में ही बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। मिनी कंप्यूटर कब बना था? थर्ड जनरेशन में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से ऊष्मा की कम खपत, गणना की टाइमिंग कम हो गई, मरम्मत में कमी, हार्डवेयर के विफल होने की समस्या भी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। ये सभी में होगा। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा मरम्मत में कमी होती जाएगी, विश्वसनीय होते जाएंगे, विद्युत की कमी होती जाएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। व्यवसायिक उत्पादन आसान होगा, संग्रहण डिवाइस के रूप में डिस्क टेप आदि का प्रयोग किया जाने लग गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट हमको थर्ड जनरेशन से देखने को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लिए PL, फोर्ट्रैन, IB, कोबोल ये सब भाषाएं यहाँ पर विकसित हो गई। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कमी क्या हो गई? अभी भी AC की आवश्यकता होती थी, एयर कर, क्योंकि अभी भी कंप्यूटर कितने बड़े थे? रेफ्रिजरेटर के बराबर ही तो थे ना। तो अभी भी तो गर्म होते होंगे, गर्म तो खैर अभी आज वर्तमान कंप्यूटर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे फैन लगे होते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे लैपटॉप में या उसमें CPU में, CPU मतलब सिस्टम यूनिट पर, तो वहाँ पर फैन लगा होता था, लेकिन पहले बड़े बड़े फैन लगे होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमने थर्ड जनरेशन के बारे में स्पेसिफिकेशन जान लिया, कोबोल ये सब, ठीक है। तो आज देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, इस पार्ट में हम केवल 3 ही जनरेशन की बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेट इसका निचोड़ बता दे रहा हूँ कि हमको ये समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है। कि थर्ड जनरेशन, ये जो तीनों जनरेशन आई, इसमें हमको करना क्या है, मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सी बात। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, अगर आप स्कूल में या कहीं पर भी इसको लगा पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में, तब तो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 जनरेशन हमने पढ़ा, ठीक है। वैसे 5 हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है, पीढ़ी जैसी जैसी बढ़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत की खपत की कमी होगी, ठीक है, साइज की कमी होगी, ठीक है, विश्वास ज़्यादा होंगे, ठीक है, विश्वास जो है वो हम ज़्यादा कर पाएंगे। और फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसके बाद के जितने भी कंप्यूटर बने उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। प्रोसेसिंग डिवाइस याद रखना है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC चिप, ठीक है। तो ये था जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को